नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। इस देश में पढ़ाई और कमाई यानी कि शिक्षा और नौकरी, इन दो अहम मसलों को लेकर युवाओं में एक अजीब तरीके की निराशा है और उधेड़-बुन भी है। इस समय दो ज्वलंत प्रकरण सामने हैं। नीट 2024 की परीक्षा को लेकर रस्साकसी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया और इस फैसले के तहत अब उन परीक्षार्थियों को दोबारा परीक्षा देनी होगी जिन्होंने ग्रेस मार्क्स पाए हैं, यानी कि ऐसे परीक्षार्थी 1563 हैं। और कहा जा रहा है कि इन्हीं को ग्रेस मार्क्स देने में घपला घोटाला किया गया। इसके अलावा एक और अद्भुत घटना को अंजाम एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दिया है, जिसने ये नीट की परीक्षा कराई है। वो ये है कि भारत के इतिहास में शायद ही कभी किसी प्रतियोगी परीक्षा में इतने सारे लोग नंबर 1 आए हों और सेम मार्क्स हों। 720 नंबर वाले 67 परीक्षार्थी हैं। कोई गोधरा से है, कोई कोटा से है, कोई झज्जर है हरियाणा का, राजस्थान का, इस तरीके से एक हरियाणा का सेंटर है। यहाँ जहाँ जहाँ इस तरीके का मसला है वहाँ शक की सुई जरूर जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज चार्ज लेने के बाद साफ कर दिया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि बिहार में 13 लोग पकड़े गए हैं। उनमें अमित आनंद, नीतीश और सिकंदर, 3 ये बड़ी मछलियां हैं जिन्होंने स्वीकार किया है कि 32-32 लाख रुपए लेकर पेपर मैनेज किया गया। कुछ सेंटरों पर गलत पेपर भी बांटा गया। इस तरीके की बहुत सारी शिकायतें आई और गुजरात के गोधरा के एक सेंटर पर ये कहा गया कि 1-1 करोड़ रुपए जो टॉपर बच्चे हैं इनसे लिया जाना था। तो सैकड़ों करोड़ का ये घोटाला है, माफिया है शिक्षा में, परीक्षा में, और उनके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग माफिया के। ऐसे में क्या एक गांव का किसान का बच्चा क्या ये कल्पना कर सकता है कि वो पढ़ाई और अपने बूते पर डॉक्टर बन पाएगा क्या, रोजगार हासिल कर पाएगा क्या? इसको लेकर तमाम याचिकाएं दाखिल की गई। फिजिक्स वाला नाम की एक कोचिंग है, उसके कर्ता धर्ता अलक पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। हालांकि आम छात्रों की तो हैसियत हो ही नहीं सकती कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर करें और वकील का खर्च वहन कर सके। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया और नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने संबंधी की याचिका को भी सुना और सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन इससे ये कह दिया कि उन छात्रों का जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं 1563, उनकी परीक्षा दोबारा कराई ली जाए। तो साफ हो गया कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी, लेकिन उन परीक्षार्थियों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। अब सवाल है कि उनका क्या गुनाह है, क्या पेपर सही आएगा, कठिन आएगा, ज़्यादा आएगा, उनका क्या गुनाह है? तो एक उनके साथ गुनाह, और उनको ग्रेस मार्क्स देने, ग्रेस नंबर देने से जो एक उथल पुथल हुई पूरी मेरिट में, उसका जिम्मेदार कौन? एक बच्ची ने जान भी दे दी। उस बच्ची की जान की कीमत हो सकती है क्या कोई? बहुत सारे इस तरीके के किंतु परंतु हैं। लेकिन अब सवाल ये है, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद भी छात्रों का ये कहना है कि पूरी की पूरी परीक्षा अगर निरस्त हो तभी न्याय की उन्हें उम्मीद है। अब ये पूरा एक प्रकरण एक तरफ है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के पुलिस मुख्यालय ने एक लेटर जारी किया। वो लेटर आम हुआ सोशल मीडिया में। उसमें आउटसोर्सिंग समझते हैं ना आप? ठेके पर नौकरी, ठेके पर दरोगा की भर्ती, वो गोपनीय विभाग का दरोगा, लिपिक दरोगा, लेखा दरोगा, मतलब जो पुलिस का मिनिस्ट्रियल स्टाफ है वो भी 2 स्टार लगाते हैं, 2 स्टार लगाते हैं और वो दरोगा की ही रैंक उनकी होती है। तो इनको ठेके पर भर्ती करने के लिए आख्या मांगी गई तमाम जगह से। इसका मतलब कि तैयारी ठेके पर भर्ती की है।
हल्ला मचा, बवंडर मचा, बवाल मचा, क्योंकि ताजा ताजा भी चुनाव में कुछ आंकड़े आए हैं और ये कहा गया है कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को इसलिए बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिंदी भाषी राज्यों में, क्योंकि युवा बहुत नाराज थे। बूथों पर युवाओं का बवंडर जो टूटा है उससे बहुत नुकसान हुआ। और नौकरी, महंगाई, बेरोजगारी, पढ़ाई, ये मुद्दे विपक्ष बहुत प्रमुखता से उठा रहा है। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, इन लोगों ने तमाम ट्वीट किए राहुल गांधी और कहा कि ये एक टेस्ट था, अगर हल्ला नहीं मचता तो ये लागू हो जाता। अखिलेश यादव ने चुनाव के दौरान ही पुलिस वालों को कहा था, आगाह किया था कि मेरी मदद करो, नहीं तो अग्निवीर जैसे सेना वाले 4 साल में उनको अग्निवीर बना दिया गया, तुम्हें तो 3 साल कभी नहीं बनाएंगे। और अखिलेश ने चुटकी भी ली थी कि जो आप वर्दी पहन के धौंस जमा रहे हो, यहाँ पर खेत में बकरियां चराती नजर आओगे, ये चुटकी भी ली थी। और आज अखिलेश ने कहा कि जो आशंका उन्होंने जताई थी वो सच होती दिख रही है। प्रियंका गांधी ने एक लंबा ट्वीट किया। तो कुल मिलाकर ये दृश्य, एक तरफ प्रतियोगी परीक्षा है, एक तरफ पढ़ाई है और दूसरी तरफ कमाई है, यानी नौकरी है। पुलिस की जो भर्ती है, 60 लाख लोगों ने उसमें आवेदन किया था और पिछले दिनों उसमें भी गड़बड़ी के कारण पुलिस भर्ती की परीक्षा को रद्द किया गया। दोबारा डेट आ गई हो, परीक्षा कराई जाएगी। तो पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, कई राज्यों में इस तरीके के हालात हैं। युवा हाशिए पर है, बहुत सारी चीजें हैं। और अग्निवीर को लेकर आज पूरे दिन चैनलों ने खबर चलाई कि सरकार अग्निवीर की अवधि 4 साल के बजाय 8 साल करने जा रही है। ये भी एक खबर, क्या डैमेज कंट्रोल के तहत ऐसा करेगी सरकार? क्योंकि राहुल गांधी ने रायबरेली में अभी 2 दिन पहले ही कहा, जब वो गए थे वहाँ धन्यवाद यात्रा, धन्यवाद सम्मान समारोह में, तो उन्होंने कहा था कि अग्निवीर तो हम संसद में विपक्ष में रह के वापस करा लेंगे, क्योंकि आपने इतनी तगड़ी सांसदों की सेना चुनकर संसद के अंदर भेज दी है। तो क्या वो सेना तैनात होने से पहले ही असर दिखने लगा है कि अग्निवीर को 4 साल से बढ़ाकर 8 साल करने की खबरें अंदर से आ रही हैं, या खबरें दी जा रही हैं कि भाई धैर्य रखो? क्या इस तरह की चीज़ें हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं। और ये भी खबर आ रही कि अग्निवीर के जो छटनी होती थी 75% लोगों की, 25% रिटेन किए जाते थे, अब इसका उल्टा होगा, 75% रिटेन किए जाएंगे। ये खैर अभी सूत्रों के हवाले से खबर, आधिकारिक बयान सेना का या सरकार का कोई आया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है। लेकिन इन सब कारस्तानी के बीच, जिस तरीके से ये कारस्तानी चल रही है, माफिया रैकेट चल रहे हैं, उनके बीच अगर कोई फंसा है, कोई दोराहे में खड़ा है, तो वो युवा है। इसीलिए आज मंथन में यही सवाल है कि कुल मिलाकर अगर पढ़ाई और नौकरी बहुत अहम होती है, और आज हम यही सवाल लेकर आए हैं कि नौकरी और पढ़ाई जारी है लड़ाई। दुख की बात यह है कि मीडिया का विमर्श भी युवाओं के मुद्दे बनते नहीं है। मीडिया भी ये देखता है कि कौन सा मुद्दा उसे सूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, किस में टीआरपी मिलेगी, किस में नहीं मिलेगी। और ये दर्शकों वाली टीआरपी नहीं, हम किसी और टीआरपी की बात कर रहे हैं। वो टीआरपी भी चाहिए, किसे ये मुद्दे खुश करेंगे, किसे नाराज करेंगे, ये भी अब मीडिया देखने लगा है। तभी तो बहुत लानत जलालत मीडिया को झेलनी भी पड़ रही है। हम लोग जब पत्रकारिता में आए थे तो बड़े सम्मान के साथ लोग देखते थे, बड़े प्यार से, मोहब्बत से लोग बात करते थे, और कोई बात अगर हम लोग कह देते थे तो ये कहा जाता था कि नहीं, ये पत्रकार कह रहा है तो ये बात सही होगी। पत्रकार अगर कोई बात बड़ी ठोक कर कह देता था तो कहा जाता था कि भाई पत्रकार ने कहा, सही बात होगी। और पुलिस प्रशासन, अधिकारी, नेता भी इस बात का लिहाज करते थे कि भाई अगर आपने कहा है तो आप तो हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं। ये माना जाता था कि पत्रकार ज्ञानी होता है। लेकिन आजकल तो गली गली
दौड़ाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, गरियाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पत्रकारिता नाम की जो ये संस्था है, इसमें भी कहीं ना कहीं ह्रास आया है। मैं बहुत तहे दिल से इस बात को स्वीकार करता हूं। अखिलेश यादव का एक बयान जो पुराना है वो आपको सुनाएंगे, और संजय सिंह, उन्होंने आज इस पर, आम आदमी पार्टी के सांसद, उत्तर प्रदेश के प्रभारी, वो उन्होंने कई बातें की हैं, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट आपके नजरे न आए थे। नीट यूजी 2024 का परीक्षा परिणाम जारी किए जाने के बाद विद्यार्थियों और अभिभावकों में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली को लेकर रोष देखने को मिला। एजेंसी की मार्किंग प्रक्रिया में खामी पर विशेषज्ञों, विद्यार्थियों और अभिभावकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विरोध जताया और कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। दरअसल 4 जून को राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया था और इस परीक्षा में 67 परीक्षार्थियों ने 720 में से 720 अंक अर्जित कर पहली रैंक हासिल की थी। ऐसा अप्रत्याशित रिजल्ट आने के बाद देश भर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने की चाह रखने वाले छात्रों ने इस परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका जताई। 9 दिनों से विवादों में घिरी नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने सख्त तेवर दिखाते हुए स्पष्ट कर दिया कि दोबारा से ये परीक्षा कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के 1563 अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क देने के फैसले को निरस्त कर दिया और इसके साथ ही इन छात्रों को 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प भी दे दिया। फिफ्थ अटेम्प्ट था एंड इस बार हम लोग के साथ इतना इनजस्टिस हुआ है। मेरे 618 बन रहे हैं, जितने भी मैं एक अच्छा या एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एक्सपेक्ट कर रही थी यूपी का। नाउ वी आर बीइंग डिनाइड। हम लोग को लग रहा है हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा और 650 प्लस कट ऑफ रखा गया है, जितने पे हम लोग अच्छे से अच्छा कॉलेज एक्सपेक्ट कर रहे थे। सबसे वर्स्ट पार्ट है जो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर एक्सेप्टिंग इट एनी हाउ, कि 719 एंड 718 मार्क्स की मार्कशीट बनाई गई है। नीट में अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ते हो तो आपके 716 बनते हैं, अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो 720 बनते हैं, एंड अगर आप एक गलत कर रहे हो तो 715 बनते हैं। एंड एनटीए ने जस्टिफिकेशन में बोला है कि हम लोग को ग्रेस मार्क्स मिले हैं 2021 में फर्स्ट टाइम। हम लोग का पहले नीट का पेपर 180 क्वेश्चंस का होता था, 200 क्वेश्चंस हम लोग को दिए गए। कितने बच्चों के 3 घंटे में हम लोग को वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, जिसमें हम लोग 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते थे। एंड कितने बच्चों के पेपर छूटे? क्या तब कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गया था? क्या तब उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए थे बच्चों को? अभी वो सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। पहले अपना इंट्रोडक्शन दे। मैं अंकित सिंह, फिजिक्स फैकल्टी, करियर इन्फिनिटी क्लासेस, काकादेव, कानपुर। किस लिए आप लोग सड़कों पर उतरे, क्या वजह है? देखिए मैडम, है क्या कि नीट 2024 का अभी जो रिजल्ट आया, एनटीए ने जो वेबसाइट पे जो लॉन्च किया 4 जून को, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था, उसमें 720 से में 720 बच्चे, 720 नंबर 67 बच्चों के हैं और एक ही सेंटर से लगभग 7 से 8 बच्चे हैं और वो सेंटर हरियाणा का है। एक ही सेंटर एक ही हॉल से है, जिसको लेकर के इतना बड़ा स्कैम हुआ है कि 650-55 नंबर कट ऑफ जा रहा है। और जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है, और 719 नंबर 718 नंबर आया हुआ, जो कि पूरी तरह से गलत है, जो कि आ नहीं सकता है। इसको लेकर के हम छात्रों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यही चीज 2016 में जब एग्जाम लीक हुआ था तब हमने प्रोटेस्ट किया था, यहाँ से लेकर के पूरे कानपुर को हमने जाम किया था और एग्जाम दोबारा करा लिया था। इस बार भी कराएंगे। रजत जी, किस लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नीट एग्जाम के लिए मैम, जो स्कैम हुआ है इसलिए हम लोग रोड पे आज आए। क्या स्कैम हुआ है? किस स्कैम ये हुआ है कि मैम जो रैंक आपको 4000 पे आनी चाहिए वो 40000 पे चली गई है। जो रिजल्ट हमको 14 जून को बताया गया था वो नीट इलेक्शन के रिजल्ट के दिन हमको दे दिएगा। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ नहीं पता था कि उनका रिजल्ट भी आ रहा है। मैं बस्ती जिला का हूँ। मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ। इस बार मेरे 650 नंबर नीट में आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों की जो मांग है वो पूरी नहीं होगी, पहली बात तो आपकी मांग क्या है? मांग यही है मैम कि या तो रीनीट कराया जाए या फिर अच्छे से जहाँ पे गड़बड़ी हुई उसको अच्छी संस्था से जांच कराई जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करें? ऐसा होता है मैम, जब प्रेशर पड़ता है तो सब कुछ हो जाता है। बता दें कि के न्यूज ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया था और उसी में ही ये क्लियर कर दिया था कि इस परीक्षा को दोबारा कराया जाना ही सही है, जिससे कि मेहनतकश परीक्षार्थियों के साथ नाइंसाफी ना हो सके। आप भी सुनिए जरा के न्यूज पर की
की गई इस बात को। ठीक है, जिन बच्चों के साथ अगर आधे घंटे पेपर लेट हुआ है उनका दोबारा पेपर हो जाएगा, वो 1500 बच्चों का दोबारा पेपर करा लीजिए। उस चक्कर में 25 लाख बच्चों का क्यों हम लोग नुकसान कर रहे हैं? तो 1500 बच्चों के लिए 25 लाख का नुकसान ना हो, उनका आप दोबारा पेपर करा लीजिए और बिना ग्रेस मार्क्स के रिजल्ट जारी कर दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि जो OMR में है वो डिजिटल कॉपी है, वहां चीटिंग नहीं हो सकती, वो स्कैन कॉपी है। अच्छा, तो अगर बिना नॉर्मलाइजेशन के, बिना ग्रेस मार्क्स के अगर हम रिजल्ट जारी करते हैं तो आज भी सब क्वेश्चन सब क्लियर हो। वहीं आउटसोर्सिंग पर भर्ती को लेकर यूपी पुलिस की भी फजीयत हो गई। दरअसल पुलिस मुख्यालय से एक पत्र जारी हुआ जिसको लेकर सवालों के घेरे में घिरती नजर आई यूपी सरकार। फजीयत के बाद यूपी पुलिस को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर आकर ये कहना पड़ गया कि हमसे गलती हो गई है और ये बाय मिस्टेक लेटर वायरल हो गया था। दरअसल मामला यूपी पुलिस में मिनिस्ट्रियल स्टाफ ASI लिपिक, लेखा और ASI गोपनीय के पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती जुड़ा हुआ है। 10 जून को पुलिस मुख्यालय स्थित अवस्थापना के दफ्तर से सभी विभागाध्यक्षों, पुलिस कमिश्नर, SP और SSP को एक पत्र भेजा गया जिस पर कड़े सवाल खड़े हुए, जैसे कि लेटर जारी करने वाला कौन है, किसके इशारे पर लेटर जारी हुआ और इतनी बड़ी चूक हुई है तो कैसे हो गई। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पत्र को लेकर सवाल दागने शुरू कर दिए। इसके बाद पुलिस विभाग की तरफ से माफीनामा भी सामने आ गया। आउटसोर्सिंग के बाद अग्निवीर भर्ती पर चर्चा तेज होनी शुरू हो गई। भारतीय सेना में लागू की गई अग्निवीर स्कीम को लेकर काफी विरोध हुआ और इसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। दावा है कि लोगों ने जमकर इस मुद्दे के विरोध में भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और खबरें अब इस तरह से हैं कि सशस्त्र बल सैन्य भर्ती के लिए अग्निपथ योजना में संभावित बदलावों पर चर्चा की जा रही है। इसमें बदलावों के लिए मुख्य पहलू 25% रिटेन करना और ट्रेनिंग पीरियड वाले मुद्दे हैं, जिनको लेकर अंदर खाने में चर्चा भी शुरू हो गई है। फिलहाल सवाल ये है कि युवाओं की बात करने वाली सरकार क्या युवाओं के मुद्दे पर बात करेगी या भर्तियों में हो रहे लगातार घोटाले पर कभी अंकुश लगा पाएगी या सिर्फ हवाई बातें कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही करती रहेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अखिलेश यादव ने चुनाव के दरमियान आगाह किया था पुलिस वालों को, वो सुनिए। और संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने आज कुछ ताज़ा हमला किया है सरकार की व्यवस्था पर। दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, इन मुद्दों को लेकर उठाया है, खासतौर पर नौकरियां और नीट पर उनकी बात सुनिए। अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की हुई है। अगर बीजेपी वाले आ गए तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। अग्निवीरों की भर्ती यानी कि सेना में ठेके पर भारत के जवान भर्ती किए गए, 4 साल की ठेके की नौकरी। और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती ठेके पर होने जा रही है। ये कैसा मजाक है देश के नौजवानों के साथ, ये कैसा मजाक है उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के साथ, कानून व्यवस्था के साथ। इसी तरह का मजाक गुजरात में किया गया है। गुजरात में भी ठेके पर पुलिस वाले रखे जाते हैं, कर्मचारी रखे जाते हैं। क्या वही मॉडल आप उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं? बीजेपी के शासन में करोड़ों बच्चों का जीवन पेपर लीक के कारण बर्बाद हुआ। पुलिस भर्ती में लगभग 60 लाख बच्चों का जीवन बर्बाद हुआ पेपर लीक के कारण उत्तर प्रदेश में। उसकी जांच चल रही है और इस दौरान ये ठेके पे पुलिस की भर्ती। मैं समझता हूं ये फैसला तत्काल इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और कतई ये फैसला लागू नहीं होना चाहिए। ठेके पर अगर पुलिस के लोग भर्ती होने लगेंगे उत्तर प्रदेश में तो ना तो उसमें उनकी कोई जवाबदेही जनता के प्रति होगी, न सरकार के प्रति होगी।
नौकरी और पढ़ाई जारी है लड़ाई। 60 लाख आवेदनकर्ता पुलिस भर्ती के, वो भी चुनाव से ठीक पहले पेपर लीक हुआ। अब डेट आई है, इतनी बड़ी परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए वो लीक हो रही हैं। बाकायदे माफिया है। चुनावी घोषणा पत्रों में ये कहा गया है कि बहुत कड़ी व्यवस्था करेंगे। कब करेंगे, कैसे होगा? बहुत ये कड़ा प्रश्न है, पूछना पड़ेगा सरकारों से, सिस्टम चलाने वालों से। ये कड़ा प्रश्न जरूर पूछना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी जनता से ज़्यादा पत्रकारों की है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की है, उन लोगों की है जो राजनीति में है, उन लोगों की है जो समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बिना किसी दल, बिना किसी सरकार विशेष के ये मुद्दा पूरा राष्ट्रव्यापी है। हर राज्यों में इस तरह के घोटाले घपले हुए हैं। उत्तर प्रदेश में, देश में, तमाम राज्यों में। एनटीए वाला जो प्रकरण है, नीट वाला है, बिहार में, गुजरात में, हरियाणा में, तमाम जगह इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो अपने आप में ये एक बहुत ज्वलंत विषय है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये ज्वलंत विषय, मीडिया का ज्वलंत विषय जिस तरीके से बनना चाहिए बनता नहीं है। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह साहब जुड़े हैं। सुलखान सिंह साहब उत्तर प्रदेश के उन पुलिस अफसरों में गिने जाते रहे हैं, भारतीय पुलिस सेवा के अफसर के रूप में, जिनकी ईमानदारी की, जिनके कर्मठता की लोग कस्में खाते रहे उत्तर प्रदेश में और देश में। बहुत स्वागत सुलखान सिंह साहब, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। राजेंद्र तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सैन्य मामलों के जानकार कर्नल जाहिद सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। कर्नल साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। और बेरोजगार संघ से सुरेश सिंह प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। बेरोजगार संघ के सुरेश युवाओं की आवाज़ को उठाते रहते हैं। और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता चंचल यादव साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका ये बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। राजेंद्र तिवारी अभी जुड़ेंगे, मुझे दिख नहीं रहे हैं वो स्क्रीन पर। सबसे पहले जो विषय है उसको हम ले लेते हैं कि युवा जो बेरोजगार है, वो चाहे पढ़ाई हो, चाहे कमाई हो, नौकरी हो, उसमें वो वही कुचला जा रहा है। सुरेश सिंह जो युवा है इस देश का, उत्तर प्रदेश का, वो कहाँ खड़ा है? कभी युवा पेपर लीक में मारा जाता है, कभी नीट में मारा जाता है, कभी पुलिस भर्ती में मारा जाता है। क्या हो रहा है ये? नमस्कार सभी को। ये नमस्कार। दुर्भाग्य है हमारा कि आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों के युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार से देश में अग्निवीर योजना लाकर युवाओं का शोषण किया गया, जिस प्रकार से 2 करोड़ युवाओं को प्रति वर्ष रोजगार देने के झूठे वादे सरकार द्वारा किए गए, उसी प्रकार का अब जो देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, नीट परीक्षा जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिस परीक्षा को आयोजित करती है, और 13 लाख युवाओं ने वो परीक्षा दी है, हमारे छोटे भाई बहनों ने। और उस परीक्षा का हाल आज पूरे देश भर में दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से नौनिहालों का भविष्य जो है अंधेर में चौपट हो रहा है। जिस प्रकार से युवा, जिस प्रकार से बच्चे विभिन्न कोचिंग संस्थानों में, राजस्थान के कोटा जैसे शहरों में तैयारी करते हैं और उसके बाद उनको जो इस परीक्षा में हताशा और निराशा का सामना करना पड़ रहा है। कई युवा वहां पर सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जिस एजेंसी के ऊपर इस परीक्षा कराने का जो जिम्मा है, वो एजेंसी इसमें पूरी तरीके से फेलियर साबित हुई है। और हमारे युवा, हमारे छोटे भाई बहन जो वर्षों से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको पूरी तरीके से हताशा और निराशा हाथ लगी है। जिस प्रकार से 720 अंकों की जो परीक्षा होती है, उसमें से बच्चों को 718 और 719 अंक दिए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि किस प्रकार से आपने बच्चों की जो मार्किंग की है वो किस प्रकार से किए, जबकि
उसमें ये होता है कि जो सभी क्वेश्चन अटेंड करते हैं उसको 720 अंक दिए जाते हैं। तो क्या आपने परीक्षा इतनी आसान रखी, जिस परीक्षा में जो 13 लाख परीक्षार्थी जो परीक्षा दे रहे हैं, क्या आपने उस परीक्षा का स्तर इतना इतना नीचा कर दिया है कि बच्चे जो है 100/100% उसमें आ रहे हैं? और सुरेश जी, एक स्थिति ये है परीक्षा की, दूसरी स्थिति है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में भी एक लेटर वायरल हुआ, हालांकि बाद में उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार लोगों ने माफी भी मांग ली कि भाई गलत हो गया, लेकिन क्या ये भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरह उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अफसर टेस्ट कर रहे थे कि देखिए रिएक्शन कैसा आता है, क्या पुलिस भी ठेके पर, अग्निवीर ठेके पर, पुलिस भी ठेके पर? तो ये युवा जाएगा कहाँ भाई अगर सब कुछ ठेके पर हो जाएगा तो? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं और जिन जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो सरकारें युवाओं का शोषण करने पर तुली हुई हैं, वो युवाओं का भविष्य बेचने पर तुली हुई हैं, वो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पे तुली हुई हैं। आप उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मामला आप जिक्र कर रहे हैं कि ठेकेदारी प्रथा पर पुलिस की भर्ती आयोजित की जा रही है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड प्रदेश में भी है, और उत्तराखंड प्रदेश की सरकार का हाल भी यही है जो सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार का हाल है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती के लिए ठेके में दिया जा रहा है, उसी प्रकार से दुर्भाग्य की बात है उत्तराखंड में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेज जो हमारे भविष्य के इंजीनियर पैदा करते हैं, जो हमारे भविष्य के इंजीनियर तैयार करते हैं, वहां प्रवक्ता के चयन के लिए एक भवन निर्माण कंपनी को टेंडर दे दिया। एक भवन निर्माण जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करती है, उस निर्माण कंपनी से आप पॉलिटेक्निक के प्रवक्ताओं की नियुक्ति का जिम्मा उसके ऊपर सौंप रहे हैं। और यही हाल जो हमारी प्रदेश की सीमाओं के जो हमारे सुरक्षा की जिम्मा जो उठा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस, वहां भी आपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, क्योंकि आपको वहां से मोटा कमीशन जो है आपको मिल रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस के जो नियुक्तियां जिस एजेंसी के माध्यम से हो रही है, वो अवश्य ही उत्तर प्रदेश सरकार को एक मोटा कमीशन दे रही है। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर पॉलिटेक्निक प्रवक्ताओं के लिए एक भवन निर्माण कंपनी को अगर आपने टेंडर दिया है, तो निश्चित रूप से वहां से भी आपको एक मोटा कमीशन मिल रहा है। और ये कमीशन खोरी के चक्कर में, भाई भतीजावाद के चक्कर में, अपने चहेतों को रोजगार के चक्कर में, अपने परिवार के सदस्यों को नौकरी के रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए आपने इस तरीके से निजीकरण का रास्ता जो चुना है। मैं इसको देखता हूं कि युवाओं पर चारों तरफ से आफत है, इस रूप में मैं देखता हूं। सुलखान सिंह साहब की तरफ रुख करूंगा, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे हैं और बहुत सारे काम डीजीपी रहते हुए किए हैं। सुलखान सिंह साहब, जो यूथ है, एक तरफ तो नीट की परीक्षा है, पूरा माफिया तंत्र है। मुझे याद है अच्छी तरीके से कि पहले भी उत्तर प्रदेश में इस तरीके के माफिया तंत्र परीक्षाओं में जब भी कभी हुआ है, तो आप डीजीपी रहे हैं, आप विभिन्न कैपेसिटी में रहे हैं, तो उस दौरान बहुत आक्रामक तरीके से आक्रमण हुआ है इस नेटवर्क पर। अब पूरे देश में इस तरीके की चीज़ें हैं, बिहार है, राजस्थान है, तमाम जगह नीट को लेकर ये हल्ला मचा हुआ पूरे देश में, और आज सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें आ गया कि दोबारा परीक्षा कराएं। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस में ठेके पर कुछ नियुक्तियों का मसला आपके संज्ञान में ही सुबह से होगा, हालांकि उसको उन्होंने कहा कि नहीं त्रुटि, आप भी डीजीपी रहे हैं, क्या इस तरह की त्रुटियां पहले भी होती रही हैं? क्या आपके कार्यकाल में भी इस तरह की त्रुटियां होती रही हैं सुलखान सिंह साहब? देखिए साहब, ये त्रुटि तो मुझे नहीं लग रही है। ये लेटर तो ठीक ठाक तरीके से जारी किया गया है, लेकिन अब सरकार से कुछ दबाव पड़ा होगा, तो अब मुख्यालय कह रहा है कि त्रुटि से जारी हो गया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये अभी विभाग ने जो जारी किया है, जैसा मैंने पढ़ा है आपके चैनल से ही जो मुझे मिला था, कि ये उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों का, जो कमिश्नर और एसपी हैं, उनका ओपिनियन लेने के लिए, उनकी राय जानने के लिए किया था जी, ताकि उसके बाद गवर्नमेंट को प्रस्ताव दिया जा सके जी। और ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए पद नहीं है, ये बाबू के पद हैं, और जो खाली पड़े हुए हैं और उनकी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन तब तक जो है काम सफल ना करे, इसलिए कुछ लोगों को संविदा पर लेने की बात इन लोगों ने किया था। इसमें मुझे कुछ भी गलत दिखाई नहीं पड़ता है। हालांकि मैं इन पदों को भी संविदा से भरने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन ये एक सामान्य प्रक्रिया है, ये सब जगह की जाती है, और इसमें सरकार को भी सही रुख लेना चाहिए। इस तरह से एकदम डिफेंसिव नहीं होना चाहिए था।
लेकिन अब राजनीतिक चीजें तो अलग तरीके से चलती हैं, जो मेरी समझ में कभी नहीं आती थी और अब भी नहीं आ रही हैं। लेकिन ये मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये पत्र जो है गलती से नहीं जारी हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, ये एक राय लेने के लिए किया गया है। ये डीजीपी को अधिकार है कि वो अधिकारियों की राय लेकर के और समुचित प्रस्ताव शासन को भेजे, और इस पर कोई रोक टोक या कोई जोर दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। अदरवाइज विभाग का काम सफर करता है, ये उचित नहीं होता है। रही बात जहां तक ये रोजगार की बातें होती हैं, तो ये रोजगार के प्रश्न नहीं है। ये छोटे लेवल के अपॉइंटमेंट हैं जो विभाग की कार्य क्षमता को देखते हुए किए जाते हैं। जो पद सृजित हैं, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने पद क्रिएट कर रखे हैं, उनकी भर्ती की प्रक्रिया चल रही होगी, वो चलती रहती है। ऑलरेडी क्लर्कों के पदों पर भी भर्तियां भी हुई हैं 1-2 साल पहले, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन जैसा पत्र में लिखा हुआ है कि ये जगहें खाली पड़ी हैं, इसलिए तात्कालिक रूप से इसमें कुछ संविदा के आधार पर ले लिया जाए, तो मुझे इसमें कोई ऐसा गड़बड़ दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन पर्टिकुलरली इस पद पे भर्ती के लिए मैं जरूर, मेरा ये व्यू है कि ये, क्योंकि ये लोग खुद गोपनीयता की जानकारी इनको होती है, बाबू लोगों को भी, जी इसमें टेम्परेरी लोगों को और या संविदा या आउटसोर्सिंग वालों को नहीं लिया जाना चाहिए, मेरा निजी मत है। अब ये लोग अपनी राय लेते हैं अधिकारियों से, उसके बाद अब नमत बनाते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग भर्ती कर ही रहे थे, तो वो सुल्तान सिंह साहब एकदम रोल बैक करके भागे, जान बचा के माफीनामा, ये क्या दर्शाता है? आप अब ये तो सरकार का दबाव है, है। सरकार का दबाव आ जाएगा तो वो तो बर्खास्त कर दे लोगों को। अभी कुछ दिन पहले मेरे ख्याल में 2-2.5 साल हो गए होंगे, पीएससी में गलत तरीके से जो प्रमोशन हुए थे जी, उनको विभाग ने वापस कर दिया। तो सरकार ने इतना दबाव बनाया, अधिकारियों का तबादला हो गया, उस कार्रवाई की तलवार लटका दी सरकार ने, तो उनको उल्टा वापस लेना पड़ा। जबकि हाई कोर्ट में लोग बार बार जा रहे थे, हाई कोर्ट उसी हिसाब से फैसले कर रहा है, और हाई कोर्ट के फैसलों के अनुरूप ही विभाग ने निर्णय लिया था। लेकिन फिर भी वो विभाग के गले में पड़ गया। विभाग क्या कर सकता है सरकार के सामने? तो ये तो सरकार को देखना चाहिए। ठीक बात। एक बड़ा अहम प्रश्न है कि अभी आपने कहा कि भर्तियां चलती रहती हैं। अभी सिपाही की भर्ती चुनाव से ठीक पहले उसका पेपर लीक हुआ और 60 लाख लोगों ने आवेदन किया है। एक अध्ययन के मुताबिक चूंकि अग्निवीर 4 साल का है, इसलिए ज़्यादातर लोगों ने सिपाही की भर्ती में भरोसा जताया कि कम से कम नौकरी कुछ दिन तो करेंगे, कुछ पेंशन वेंशन मिलेगी, मामला ठीक ठाक हो जाएगा, शादी बारात ठीक हो जाएगी। वो भी भर्ती परीक्षा भी पेपर लीक हो गए। इसी तरह देखिए नीट लीक हो गई। तो एक इसमें इस तरह की जो परीक्षाएं हैं, माफिया तंत्र है, क्या उस पर प्रॉपर तरीके से हैमरिंग हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? अब जो पॉलिटिकल व्यक्ति है, अधिकारी तो कागज पर चलता है, सरकार ने कहा, वो लेकर भागा, माफ़ी मांगी, जो कुछ करना हो करे, उसको अपनी जान बचानी है। लेकिन अब अभी देखा गया कि भाई केंद्रीय मंत्री से कहा गया कि भाई ये क्या हुआ है, उन्होंने कहा नहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ। 13-13, 14-14 लोग गिरफ्तार हैं, उनका कबूलनामा है, वो कह रहे हैं पेपर नहीं लीक हुआ। मैं एक पुलिस अफसर के रूप में ये आपसे जानना चाहता हूँ, जब कि इस तरीके के जो माफिया तंत्र हैं, क्या इन पर काबू लगाना संभव नहीं है, क्या असंभव है क्या, या इनके पीछे कुछ और लोग होते हैं जिससे पुलिस भी अब वहां तक नहीं जाना चाहती? सुल्तान सिंह साहब, इसमें तब ऐसा है कि ये मैंने कई स्टेट्स का मटेरियल इसमें सर्च किया है, और हम लोग एक सीनियर पुलिस अफसरों का मेल ग्रुप है जिसमें कि इस तरह की इंफॉर्मेशन लोग शेयर करते हैं जी। तो इसमें ये पाया गया है कि ये जब से ये टेक्निकल चीजें इतनी ज्यादा हो गई हैं, खासतौर पर इंटरनेट जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जब से इतना जोर हुआ है, तब से पेपर्स को लीक करना काफी आसान और उनको बचा पाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है जी, क्योंकि इसमें इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं कि कहीं ना कहीं किसी लेवल पे ये चीजें लीक हो जाती हैं जी। तो इस पे पुलिस कार्रवाई कर रही है, सभी स्टेट्स की पुलिस में अपने आप कार्रवाई कर रही है, और पिछली गलतियों से सबक लेकर के अगली बार ऐसी कोई गलती ना हो ये लोग इसको करते हैं, इंश्योर करते हैं। और इसमें जब पुलिस की जो पेपर लीक हुआ था तो इसमें भी कई लेवल के पेपर रखे जाते हैं। अगर कोई पेपर लीक हो जाता है, दूसरे पेपर से परीक्षा कराई जानी चाहिए थी, ये भी होता है। अभी एग्जैक्टली क्या हुआ मुझे नहीं मालूम है इसका, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि कई सेट पेपर के रखे जाते हैं। वो तो मान ही नहीं रहे ना, वो तो लीक मान ही नहीं रहे। जब पूरा रिजल्ट चौपट हो गया, हाँ है, पूरा हाहाकार मच गया देश में,
तब मंत्री जी कहीं से वो वहां से चुनाव लड़ा के आए हैं, वहां विधानसभा की सरकार बना के अब दिल्ली पहुंचे हैं किसी तरीके से, तो वो कह रहे नहीं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। खैर, ये राजनीति अपनी तरीके से चलती है, लेकिन इस देश का युवा जो है उसने कम से कम इस बार इस चुनाव में दिखा तो दिया है। बूथों में बवंडर बनकर जिस तरीके से युवा ने अपना जनादेश दिया है, तो इन सरकारों को, सरकार चाहे जिसकी हो, उसे युवाओं के मसलों को एड्रेस करना पड़ेगा। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से लौटूंगा तो कुछ और कठोर सवाल मेरे मन में है। देश के और प्रदेश के तमाम युवा नौकरी और पढ़ाई के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, और पहले तो वो पढ़ने लिखने को लेकर जो मेहनत करें, उसके बाद फिर पेपर लीक को बचाएं, फिर नौकरी की तरफ जाएं। बहुत उधेड़ बुन में है युवा। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। रुख करेंगे कर्नल जाहिद सिद्दीकी साहब का, सैन्य मामलों के जानकार हैं कर्नल साहब, और समाज को भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। कर्नल सिद्दीकी, अग्निवीर को लेकर बहुत बयान, बहुत चर्चा, बहुत झंझट मचा, और पूरे देश में इसको लेकर आवाज़ उठाई गई। विपक्ष ने बहुत प्रमुखता से चुनाव में भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन अब खबर आ रही है कि शायद अग्निवीर का जो टेन्योर है वो 4 से 8 साल करेंगे। उसमें जो 25% लोग रिटेन करते थे वो 75% रिटेन करेंगे। बहुत सारी इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस में, जैसा अभी सुलखान सिंह साहब ने कहा कि भाई इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से इसके खिलाफ हैं, ठेका भर्ती के। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसा किया गया, फिर तुरंत उसने यू टर्न मारा अधिकारियों ने, क्योंकि सरकार नहीं ऐसा चाहती कि भाई कोई उसके खिलाफ कहीं चीज़ें हों। लेकिन कहीं ना कहीं जो मैं समझ पा रहा हूँ कि एक प्रयोग करके, एक टेस्ट करके देखा गया कि भाई क्या रिएक्शन होता है इसका, फिर देखते हैं आगे। मुझे ऐसा लगता है एक पत्रकार के रूप में, पत्रकार चूंकि हरदम दूसरी तरफ सोचता है, जिस तरफ सब कुछ होता है उससे विपरीत सोचता है, और अगर वो नहीं सोचता है तो मैं उसे पत्रकार बहुत रूप में नहीं मानता। खैर, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है इसका देने का, लेकिन मैं नहीं मानता। उसको सोचना चाहिए तरह कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कर्नल सिद्दीकी, ओवरऑल जो रोजगार के लिए जो युवा हैं वो किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, चारों तरफ उनको निराशा हो रही है, पढ़ाई में, नौकरी में, कमाई में। कर्नल सिद्दीकी, अनम्यूट। देखो, मैं स्पेसिफिक अग्निवीर के बारे में कुछ चीजें आपको बताता हूँ। बाकी जो हुआ, ये पहली बात मैं फुली एग्री करता हूँ कि वो आउटसोर्सिंग से हो या एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी से हो, नेशनल एजेंसी से हो, ये एब्सोल्यूट फेलियर है कि अगर वो एग्जाम इस तरीके से कंडक्ट करते हैं जिसका नतीजा ये होता है। ये एब्सोल्यूट फेलियर है, वेदर ये आउटसोर्स किया हो या नेशनल एजेंसी ने कंडक्ट किया हो। एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का तरीका अबव बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जिंदगी इसमें शामिल है। अब अग्निवीर की बात करते हैं। अग्निवीर का जहां तक मामला है, ये जब स्कीम आई तो पहली बात कि अग्निवीर का बेसिक एम यही था सरकार का कि 2 चीजों से स्टेट को बचाना है, कि जो एक तो पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या है, CSD, मेडिकल, ये दो चीजें हैं जो पेंशनर को पेंशन के अलावा मिलती हैं, तो इसको रिड्यूस किया जाए या खत्म किया जाए। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका क्या है कि 15 से 20 साल जो सर्विस करते थे आर्मी में, उनको तमाम इंटाइटलमेंट होते थे, तो उसको खत्म करने के लिए उन्होंने अग्निवीर स्कीम को इंट्रोड्यूस किया। मगर अग्निवीर में ये जो 4 साल कहते हैं, असली में होता क्या है कि अगर ट्रंकेटेड ट्रेनिंग कराई जाए, हमारे एक जवान की ट्रेनिंग कम से कम 1 साल, 12 महीने या 1.5 साल चलती है, स्पेशलाइज्ड कोर्स के लिए जाता है, तब कहीं जाके वो हथियार के नजदीक आता है, फिर ऑन द इक्विपमेंट ट्रेनिंग वो रेजिमेंट में आके यूनिट में करता है। तो अगर उसकी ट्रंकेटेड ट्रेनिंग 6 महीने मान ली कराई जाए, और उसको जो उसकी लीव है, एनुअल लीव या कैजुअल लीव, 8 दिन एनुअल लीव, 30 दिन कैजुअल दी जाए, तो साल भर वो गया, 1.5 साल के एक्चुअली वो सिर्फ 3.5 साल की नौकरी करता है। और आर्मी में या किसी भी यूनिफॉर्म सर्विसेज में
आप दो चीजों की बहुत जरूरत होती है, एक होती है लॉयल्टी, एक और इंटेग्रिटी। तो इतने कम समय में कोई भी जवान, वो अपनी जान, उसको मालूम है कि मुझे 3.5 साल में 4 साल में निकल जाना है, ठीक है, तो वो अपने आप को पूरी तरीके से देश हित में शामिल नहीं होता है। और जो कमांडिंग ऑफिसर है वो भी उसको इक्विपमेंट, उस स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के पास या उतनी इंटेंस ट्रेनिंग नहीं देने की ख्वाहिश रखेगा जो जवान कुछ दिनों में छोड़ के चला जाएगा। तो 25% था एक्सेप्टेंस और 75 रिजेक्शन। तो जो इंटरनल फीडबैक होता है कमांडिंग ऑफिसर्स के, जो एनुअल कॉन्फ्रेंस में ये पाया गया कि ये स्कीम में ये खामियां हैं जैसे मैंने बताई, तो उसको मीनियल जॉब्स में, उसको ऐसे जॉब्स में इस्तेमाल करते थे क्योंकि मालूम है 75% को जाना है। और ये ह्यूमन टेंडेंसीज होती है कि जो रिटेंशन जिनको हम करते हैं, भाई किसी ने हमारी तारीफ कर दी, हमने उसको रिकमेंड कर दिया, किसी का शक्ल पसंद नहीं आया और उसको वो कर, तो ये सब मिला के आर्मी की जो बेसिक यूनिट है उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में फर्क पड़ना शुरू हो गया। तो अभी ये तशवीश पेश की जा रही है कि हमको 75% रिवर्सल नहीं करेंगे, 60% को 25 के बदले 60% रिटेन करेंगे और 40% को जो हम घर भेजेंगे। अभी इफेक्टिव नहीं हुआ है कोई ऐसा, मगर ये इसकी डिस्कशन, इसकी रिकमेंडेशंस इंटरनल और एक्सटर्नल तो हम बात करते हैं। अग्निवीर के लिए जितने भी हमारे रिक्रूटिंग जोन्स हैं, एक अच्छी बात, इसको आउटसोर्स नहीं किया गया, इसको संविदा पे नहीं भर्ती कर रहे हैं अग्निवीर को, एक मापदंड है और जो हमारे जोनल रिक्रूटिंग जोन्स हैं वो रिक्रूट कर रहे हैं। एक बैच कंप्लीट करके बाहर भी आ चुका है। तो ये पाया गया कि अग्निवीर एक सेटिस्फैक्टरी स्कीम नहीं थी और इससे डायरेक्ट, जैसा भी बताया कि भाई यूथ कोई अगर आता है बेचारा तो वो चाहता है कि कम से कम एक कंप्लीट सर्विस करे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो जो है लॉयल रहे, और जब वो रिटायरमेंट हो तो पेंशन उसका बेसिक राइट है। ठीक बात है। अब सोचो कर्नल सिद्दीकी, अगर ये जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 60% रिटेंशन होगा, तो क्या वो थोड़ा सा बेहतर होगा क्या? थोड़ा सा ये युवाओं के लिए बेहतर होगा क्या? फौज के लिए बेहतर होगा क्या? तो कंपैरेटिवली बेटर इसलिए होगा कि वो साथ में 8 साल, 4 साल के बदले 8 इयर्स की बता रहे हैं कि इतनी सर्विस होगी। सो 4 साल से 8 साल तो बेहतर है कि उसकी ट्रेनिंग बेहतर होगी, रिटेंशन, उसकी सर्विस पीरियड थोड़ा ज्यादा हो गया, और मगर फिर भी उसकी पेंशन और जो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो उसको नहीं मिलेगा। और अगर ऐसे बढ़ाना है, स्टेज वाइज आपको इंक्रीज करना है, तो एक वक्त ऐसा आ ही जाएगा जब हम ओल्ड स्कीम में चले जाएंगे और वो फुल सर्विस करेगा, फुल पेंशन बेनिफिट लेके जाएगा। तो इससे भी कोई मार्जिनल रिलीफ मिल सकता है, मुझे लगता है कोई परमानेंट रिलीफ नहीं मिलने वाला है हमारे जवानों को। हमारा मैन पावर इंटेंसिव देश है, इक्विपमेंट इंटेंसिव नहीं है आर्मी यूनिट। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो हमारा पुराना सिस्टम था कि एक हमारा बच्चा आए, वो किसी भी ऑफिसर, जवान, जेसीओ, एनसीओ किसी भी लेवल में रिक्रूट होके जब आए तो पूरी सर्विस करे, और जब रिटायर हो तो आपको नहीं मालूम, इंटरनल अग्निवीर जब भर्ती होता है तो इसका इंटरनल उसका प्रमोशन नहीं होता। वो जब तक के फौज से नहीं चले जाता उसको अग्निवीर ही कहते हैं, क्योंकि अगर उसको नायक से लांस नायक बनाया गया, हवलदार बनाया गया, तो हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रमोशन सिस्टम वो सारा खराब हो जाता है। तो उसका प्रमोशन नहीं होना है, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, फिक्स इमॉल्वमेंट मिल रहा है, और एक मुश्त नगद लेके रिटायर हो जाना है। फिर क्या करना है? इसीलिए ये अगर किया भी गया स्टेज वाइज एक्सटेंशन ऑफ सर्विस, और तो ये बेनिफिशियल मेरे हिसाब से नहीं होगा। और जितने भी हमारा सीनियर ऑफिसर एसोसिएशन है, वेटरन्स एसोसिएशन है, 100% देखो, जो ऑफिसर्स या जो सर्विस में होते हैं उनकी कंपल्शंस होते हैं कि वो इतना फ्रीली एक्सप्रेस अपने व्यूज को नहीं कर सकते, वो समझ में आता है। तो वो सब ने एकजुट होकर ये अग्निवीर को जो है एक्सेप्ट नहीं किया है, और ये बताया देश हित में नहीं है। ठीक है कर्नल साहब, मैं लौटूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र तिवारी को चर्चा में शामिल कर लेता हूं। तिवारी जी, एक बड़ा असमंजस वाली स्थिति है जी, जो बहुत सारी बातें आप लोगों ने चुनाव घोषणा पत्र में भी कही कि भाई पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष ने बनाया था,
और ऐसा भी नहीं कि विपक्ष की जहां सरकारें हैं वहां ये नहीं होता, वो बहुत सती सावित्री हैं, बहुत अच्छी परीक्षा करा लेते हैं। मैं बिल्कुल सहमत नहीं उस बात से। केवल ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें या केंद्र सरकार जहां पूरे देश में प्रभावी है वो ऐसा नहीं होता। लेकिन ओवरऑल राजनीति में चाहे आपकी हो चाहे विपक्ष की हो, सफर युवा कर रहा है। अगर वो कोई परीक्षा देता है डॉक्टर बनने की, उसमें पेपर लीक और हाल सामने है, दोबारा दोहराव की जरूरत नहीं है। मैं पूरी कथा बांट चुका हूं 2-3 बार 4 बार, तो अब वो बांचने की जरूरत नहीं, आपको भी पता है। इसी तरीके से आप देखिए कि अग्निवीर का मुद्दा चुनाव में नुकसान किया, आप माने ना माने, लेकिन अभी जब ये इसका रिवर्सल होगा तो फिर वो इसी रूप में आएगा कि कहीं ना कहीं अग्निवीर का मसला ये है। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस में एक हल्का सा प्रयोग करके देखा गया कि भाई चलो ठीक है, जरा एक बार देखें, ऐसा कहा जा रहा है। मैं बहुत मुतमईन इस बात को लेकर इसलिए नहीं हूं कि सुलखान सिंह साहब एक अथॉरिटी हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं, उन्होंने अपने तरीके से बताया कि भाई ये कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन वो इसके पक्षधर नहीं है कि कोई संविदा पर किसी प्रकार के पुलिस के अंदर किसी को भर्ती किया गया। बहुत सारी गोपनीय बातें रहती हैं। इस परिस्थितियों में जो आप यूथ की बात आपकी पार्टी हरदम करा करती, इस पूरे चुनाव में हमको किसी मंच से यूथ की बात आपके नेताओं के मुंह से नहीं सुनी। अब इस देश का युवा कहाँ चला जाए, आप ही बता दो राजेंद्र तिवारी जी। नहीं चौहान साहब, ऐसी बात नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री भी ये बात को कह के चल रहे हैं, जो 4 कैटेगरी करते हैं महिला किसान, तो उसमें युवा की भी बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी इसके लिए पूरा युवकों के लिए तैयार है। युवकों के लिए अभी आपने देखा होगा कि लगभग बहुत बड़ी वैकेंसी की घोषणा हुई है, जो शीघ्र प्रभावी भी हो जाएगी। ये नियुक्तियों को लेके ही है। जहां तक रही बात, ये जो नया बवंडर खड़ा किया गया है, एक्चुअली ये बात सही है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार कर भी नहीं रही है। अब एक प्रयोग के तौर पर देखा, जैसा डीजीपी साहब, पूर्व डीजीपी साहब ने कहा भी कि प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा था, उसको तुरंत उसको रिजेक्ट किया गया और उस पर हो भी गया कि एकदम ये कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही है, मतलब कोई नियुक्ति होने नहीं जा रही है और संविदा पर या आउटसोर्सिंग से। तो ये बात नहीं तिवारी जी, मेरा सीधा जवाब हम चाहते हैं आपसे। आप सीधा जवाब दो कि भाई इस देश का युवा जब पढ़ाई के लिए कोई परीक्षा देता है तो वो कब वो आप बिल्कुल एररलेस और साफ सुथरी पारदर्शिता से करा पाओगे, उसमें माफिया नहीं घुसेगा। वो डेट बता दो कि इस देश का युवा उससे पहले परीक्षाएं ना भरे। वो परेख भाई तिवारी जी की पार्टी की सरकार है, अब हम 5 साल बाद भरेंगे, ये 5 साल बाद इसको अच्छी तरीके से करा पाएंगे। देश की सरकार ये बता दे कि भाई एनटीए जैसी परीक्षाएं वो कैसे नहीं बिना पेपर लीक मुक्त को करा सकती है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में सिपाही की भर्ती वाला मसला हुआ, 60 लाख लोगों ने भर्ती के लिए आवेदन किया, वो भी लीक हो गया। तो आप कह रहे हो नौकरी देंगे, अरे कैसे नौकरी दोगे भाई, कैसे नौकरी दोगे जब पेपर ही लीक हो जाएगा। वो परीक्षा ही जो 3 महीने में संपन्न होनी चाहिए वो 3 साल में नहीं हो पाएगी, कैसे नौकरी दोगे, कहाँ लोग जाएंगे, आक्रोश होगा। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि चाहे वो समीक्षा अधिकारी की बात रही हो, चाहे ये पुलिस भर्ती की हो, आप ये देख रहे हैं कि इससे पहले भी परीक्षाएं हुई। आपको आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि योगी सरकार ने 62,000 ELT ग्रेड और प्रवक्ताओं की नियुक्ति की थी, वो भी रिकॉर्ड समय में। केवल 4 महीने के अंदर इम्तहान हुआ, 4 महीने के अंदर रिजल्ट आया और उसमें इंटरव्यू का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, इंटरव्यू भी समाप्त कर दिया गया था। ये पारदर्शिता के तरीके से हुआ ही। अब ये इसको हम ये कह सकते हैं कि समीक्षा अधिकारी और पुलिस पर हम कोई सफाई नहीं देना चाहते, लेकिन इतना तो आपको बताना चाहता हूं कि न भूतो न भविष्य, जिस तरीके से योगी सरकार ने निर्णय लिया है और जिस तरीके से लोग पकड़े जा रहे हैं, जिस तरीके से उनको टॉर्चर वो किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, मुझे लगता है कि आने वाले दिन में ऐसा कोई करने की साहस नहीं कर पाएगा। ये हमारे मुख्यमंत्री ने कह दिया है और इस पर स्पष्ट मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं कि परीक्षाएं पहले भी हुई हैं और सफलतापूर्वक हुई हैं, अच्छे ढंग से हुई हैं, जिस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई है। और 62,000 की नियुक्ति ELT ग्रेड के अध्यापक की, चौहान साहब, बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक बात है, और ठीक बात है। हाँ, उसको भी हमने कराया है, हमारी सरकार ने कराया। जाता हूँ समाजवादी पार्टी के नेता चंचल यादव जुड़े हुए। चंचल यादव, राजेंद्र तिवारी कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छी तरीके से 62,000 नौकरियां, समीक्षा अधिकारी, बहुत सारी सफल परीक्षाएं भी हुई हैं, आप लोग उनका मुद्दा नहीं रखते हैं।
अब कोई गड़बड़ हल्का फुल्का हो गया है तो आप उसको मुद्दा उठाते हैं, बवंडर मचाते हैं। चंचल यादव। सबसे पहले तो मैं आप सभी पैनलिस्ट साथियों को प्रणाम करता हूं और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आपका दुर्गेन्द्र सर, आपका मैं बधाई देता हूं कि आप जैसे पत्रकारों की वजह से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है हमारा है वो टिका हुआ है। मैं बता दूं आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की जो रैंकिंग है 180 में 161वें नंबर की है। आप जैसे पत्रकार अगर 90% हो जाए तो हम लोग दुनिया के नंबर 1 के वर्ल्ड फ्रीडम रैंकिंग में आ जाएंगे, प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में। मैं इसके लिए आपको पहले साधुवाद देता हूं। आज जितनी महत्वपूर्ण आपने डिबेट रखी है, बहुत सारे चैनल इस पे चर्चा भी नहीं करना चाहते, लेकिन आपने चर्चा कर रहे हैं आप। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा जिस तरीके से इस समय नौजवान इतना हताश परेशान है, कभी हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं रहा होगा। आज के समय मैं अगर पर्सनल बात करूं अपनी, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं और वहां पर हम लोग जो पढ़ाई करते थे तो हमेशा भर्तियां चलती रहती थी। रेलवे हो, चाहे आपके आर्मी में हो, चाहे आपके सेना में, सेना से लेकर के आपके चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो आपके जो हमारी एसएससी की परीक्षाएं होती थी, चाहे वो और भी कई सारे सेक्टर्स में हमेशा जॉब चलती रहती थी। जो हमारे देश की नवरत्न कंपनियां, सब में नौकरियां निकलती रहती थी। और आज ये हालत हो गई है कि प्रधानमंत्री जी स्वयंभू मान लिए अपने आप को और खुद को अवतरित मान लिया उन्होंने। भाई हम तो जो है बायोलॉजिकल नहीं, हम तो अवतरित हुए हैं, उन्होंने मान लिया है। और उन्हीं के नक्शे कदम पे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी वही काम कर रहे हैं। मैं एक बड़ी ईमानदारी से एक बात पूछना चाहता हूं, हमारे तिवारी जी बैठे हैं, और आप मुझे बताओ कि आप जो है जिस तरीके से पुलिस को आप अग्निवीर बनाना चाहते हो, इस देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हो, प्रदेश को किस हाल में छोड़ना चाहते हो आप बताओ। प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, मैं धन्यवाद करता हूं हमारे आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने डायल 100 लेकर के कम से कम गांव-गांव तक पुलिस पहुंचाने का काम किया। हमारे यहाँ क्षेत्र में दुर्गेन्द्र सर बता दें, गांव का कोई अगर गरीब आदमी, तो अगर कोई अमीर आदमी परेशान कर देता था तो 90% लोग थाने नहीं पहुंच पाते थे, उसकी हिम्मत नहीं होती थी वो थाने पहुंच पाए। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन थी, उन्होंने कम से कम एक ऐसी व्यवस्था लाई, एक फोन नंबर पे घर घर पुलिस पहुंचने का काम करती है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, डायल 100 से लेकर के 1090 से लेकर के सुलखान सर, बहुत मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर, बहुत सर का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, बहुत बेदाग छवि के पूरे जीवन में बहुत बेदाग छवि के रहे हैं। मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं, जिस पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर के हमारी सरकार ने इतने बड़े बड़े काम किए, आपने देखा होगा। मैं अभी एक बार जब इसके पहले डीजीपी रहे विजय कुमार सर, मैं गया था वहां पे जो 9th फ्लोर पे जो उनका ऑफिस है डीजीपी ऑफिस का, मैंने देखा इतने टॉप क्लास की बिल्डिंग शायद मुख्यमंत्री साहब की बिल्डिंग नहीं होगी, इतने टॉप क्लास की बिल्डिंग। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हम जैसे मतलब पुलिस वालों के लिए इतनी अच्छी बिल्डिंग के बारे में कोई सोचता भी नहीं था, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वो भी करके दिखाया कि भाई हमारे जो हमारे पुलिस के जवान हैं, कम से कम उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, उनको भी बहुत हाईटेक होना चाहिए। और मैं आपको एक बात आज बताऊं दुर्गेन्द्र सर, आज हालत यह है कि नौजवानों से मिलते हैं हम लोग, वो इतना हताश और निराश है, उसे कोई उम्मीद नहीं है, इस सरकार से तो एकदम उम्मीद नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने तीसरे टर्म का उन्होंने शपथ ले लिया है, सारे नौजवानों के चेहरे पे जो है मायूसी छा गई है कि अब हमें रोजगार नहीं मिलना है। इस देश में अब ना तो रोजगार रह गया है, किसानों की समस्याएं इतनी ज्यादा है, किसानों की लागत दोगुनी हो गई है। आप देखना शुरू कर दिए, चाहे आपने देखे अभी अब मैं पेपर देख रहा था कि महंगाई बढ़नी शुरू हो गई है, गैस के दाम बढ़ाना शुरू कर दिया है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं। आपने देखा होगा अभी जो ये हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, उन सब रोजमर्रा की जो चीजें हैं, सबकी महंगाई बढ़ने लगी है। लेकिन सरकार का एजेंडा क्या है? एन केन प्रकरण हमें सत्ता में बने रहना है, चाहे वो जिस भी तरीके से, चाहे तोड़ फोड़ करनी पड़े, चाहे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना पड़े, चाहे लोकतंत्र की हत्या करनी पड़े। और मैं बताऊं कि बीजेपी के लोग इस बात का भी कभी कभी वो कहते हैं कि देखो हमने कैसे कैसे लोगों को चुनाव जितवा दिया। आपने देखा होगा कंगना रनावत जी को उन्होंने टिकट दिया और वो मानती हैं कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ था। हमारे असंख्य लोगों ने न जाने कितनी शहादत देने के बाद देश में आजादी मिली थी, लेकिन 2014 के बाद आजादी मानने वाले को आदरणीय प्रधानमंत्री सम्मानित करके जो उनको टिकट देके संसद भवन भेजने का काम करते हैं। और मैं इस बात को ले भी सोच में हूं कि कंगना रनावत जी को मंत्री क्यों नहीं बनाया प्रधानमंत्री जी ने, वो शायद हो सकता है अभी इसके बाद मंत्री बन भी जाए। तो बहुत सारी डिस्कस मत करो किसको मंत्री बना रहे हैं किसको नहीं बना रहे हैं, लेकिन युवाओं का ये जो कैसे मुक्त हो पाएगा, जो ये पेपर लीक हो रहा है, जो घपले घोटाले माफिया तंत्र, ये कैसे मुक्त होगा ये बताओ। अनम्यूट कीजिए। बड़े अफसर, सरकार के बड़े बड़े नेता इसमें मिले और जो हिंदुस्तान का व्यापक घोटाला हुआ था
व्यापम घोटाले से भी ज्यादा कई गुना बड़ा आपका जो है ये नीट घोटाला है। जो नौजवान छात्र हमारे लगातार सड़कों पे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक रेंगने का काम नहीं हो रहा है। सरकार एकदम संवेदनहीन सरकार हो चुकी है। आप मुझे बताओ, शिक्षा अगर यही मंत्री कह रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, करते 10 दिन धर्मेंद्र पहले ना, प्रधान को पता नहीं कहाँ वो लगता पूरे जो चुनाव में बीजेपी घूमते बेईमानी रहे, करके सत्ता में और बैठी उनको हुई पता है, ही नहीं था वो भी कहाँ सीटें क्या हो नहीं रहा आती, वो भी सीटें नहीं आती दुर्गेन्द्र सर, जान लीजिए। लेकिन अभी देखिए प्रधानमंत्री जी जब भी किसी मंच से बोलेंगे, हमने 3 करोड़ आवास दे दिया, हमने 5 करोड़ ये कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, सब झांसेबाजी जुमलेबाजी। और जनता ने इन्हें सबक सिखाने का भी काम किया है, लेकिन अभी ये सबक नहीं सीख रहे। तीसरा वाला टर्म इनका चालू हो गया है। हम लोग विपक्ष में और मजबूत विपक्ष के रूप में काम होगा। इनसे सीधा सा जो वादे आप करके जनता के बीच में आए, उन वादों को याद दिला रहे हैं हम लोग। आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी, मैं देख रहा बीजेपी के बहुत सारे प्रवक्ता इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 8,500 की लाइन लगी हुई है। मैं सोचिए, वो हमारे पूर्वांचल में एक बड़ी फेमस कहावत है, सुपुआ हंसे हंसे चलनिया 72 छेद, इस बात को चरितार्थ करती है कि बताइए 15 लाख का इन्होंने जुमला झुंझुना पकड़ाया था, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहते। ठीक है चंचल यादव, ठीक है आपकी बात है। राजेंद्र तिवारी, जरा दर्शकों को, उन छात्रों को, युवाओं को कोई भरोसा अगर आप दिलाना चाहो तो दिला दो। मैं तो बिल्कुल निराश हूं कि युवा भटक रहा है। राजेंद्र तिवारी का जवाब, हाँ जी मैं बोल रहा हूँ, हाँ। पहले इनका जवाब ले लीजिए। जिस तरीके से इन्होंने कानून व्यवस्था पर 100 डायल 112 पर बात कही है, तो वो मित्रवर ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश ने आप सपा के सरकार को देख लिया है, और कितना अच्छा कानून व्यवस्था था ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। तिवारी सर, काम क्या किया पुलिस को लेकर के, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए क्या काम किया, आपने भी तो बता दो। आपने तो कानून व्यवस्था की ने बात ज्यादा की समय है, नहीं है, कानून बोलने दो जल्दी व्यवस्था से। की ने बात की है, मैंने इसीलिए तो मैंने कहा कि कानून भाई मैंने तो बता दिया कि समाज की सरकार ने पुलिस को हाईटेक करने का काम किया। आज जो 1090 वुमेन पावर लाइन से लेकर के सारे काम किए, आप बताओ क्या काम किया। भाजपा ने उसको आगे बढ़ाया, ये उसको गिराया थोड़ी है। भाजपा ने पुलिस का सम्मान में कहाँ गिरावट कर दी है। ठीक है राजेंद्र तिवारी, जरा इसका जवाब दे दीजिए। मैंने प्रश्न किया आपसे, ठीक है आपस में आप लड़ते रहिएगा। जो प्रश्न किया कि भाई इस देश का युवा आपकी तरफ देख रहा है, उत्तर प्रदेश का युवा देख रहा है, उसको कोई भरोसा अगर दिलाना चाहे तो क्या कहेंगे कि भाई हम कम से कम लीक प्रूफ परीक्षाएं कराएंगे, उसको उसका हक देंगे, ये कहने की स्थिति में है क्या आप? तो लीक हो रही है, 200% कहने की उसमें हूँ। कम से कम यूपी में अब दोबारा जो लीक नहीं होगा। अन्याय हुआ है, इसके साथ न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा? आज इस चैनल के माध्यम बोलने दो भाई, बोलने दो चंचल यादव, बोलने दो। कि जांच करा रहे हैं, जांच में जो दोषी पाएगा क्या जांच करा रहे हैं? होगी। जांच में तो ये हो गया, एक सेंटर से 720 नंबर पा गए 8 लोग। चंचल यादव बोलने दो भाई, आप उनका वक्त मत लो। हाँ बोलिए जी, क्या प्रश्न किया है, तब फिर से बता देना। नहीं, प्रश्न यही है कि आप भरोसा क्या देना चाहोगे हमारे युवाओं को? हम 100% भरोसा ये देना चाहते हैं कि भविष्य में, इसलिए मैं कह रहा हूं उसके पीछे कारण है। जिस तरीके से लोग पकड़े जा रहे हैं, आप देखिए उनका क्लू। अभी आपने कहा कि भाजपा नेताओं का पीछे से है, मैं ये कहूं कि विपक्ष का भी है सरकार को बदनाम करने का, तो कैसा रहेगा? मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसने भी जो भी किया है उसको उसका दंड मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि भविष्य में कोई पेपर लीक करने के लिए या वो कोई नंबर 2 का काम करने की ठीक है चंचल भाई जल्दी से 5 सेकंड बस, फिर मैं सुल्तान सिंह साहब को लूंगा अंतिम टिप्पणी के लिए। बोलिए 20 सेकंड दुर्गेन्द्र सर, पुलिस बोलिए चंचल। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ कि मैं सच बताऊं, जो मैं नीट के छात्रों का जो वीडियो देख रहा हूँ, उनके वीडियो रोते हुए जो आ रहे हैं, बच्चों के रोते हुए, बहनों के रोते हुए वीडियो आ रहे हैं, सच में बताया रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। और उनकी तपस्या, उनकी मेहनत को देख करके कम से कम इस सरकार को सोचना चाहिए कि कम से कम निष्पक्ष जो है इसकी जांच हो जाए, और ये परीक्षा कैंसिल करके फिर से परीक्षा कराई जाए। ठीक बात है। सुल्तान सिंह साहब के पास जाऊंगा अंतिम टिप्पणी के लिए। सुल्तान सिंह साहब, इसका इलाज क्या है? इस तरह की जो लीकेज हैं, पेपर लीक हो, चाहे नौकरियों के पेपर लीक हो, चाहे इस तरह प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं पढ़ाई वाली, ये क्या इलाज, अंतिम इलाज क्या है? क्या ये रोका नहीं जा सकता क्या? इसका चौहान साहब इलाज यही है कि जैसा मैंने पहले भी इसमें इंडिकेट किया था, सारे स्टेट्स में जहां जहां इस तरह की बातें हुई हैं, उन सब से कंसल्ट करके, और कहां कहां गड़बड़ी हो रही है, किस किस तरह से गड़बड़ियां हो जाती हैं, इसको रेखांकित कर लिया जाए और उसको रोकने के लिए फिर कार्रवाई की जाए।
तो इसमें सारे स्टेट्स को कोऑर्डिनेट करना होगा, और इसमें उड़ीसा में, गुजरात में काफ़ी काम हुआ है, और उत्तर प्रदेश पुलिस में एसटीएफ ने भी बहुत अच्छा काम इसमें किया है। ये एक अच्छी बात है कि ज़्यादातर जो लीक के मामले या इससे गड़बड़ियों के मामले हैं वो एसटीएफ ने या पुलिस ने खुद खोले हैं, ना कि अलग से कहीं बाहर से सामने आए हों। तो ये एक अच्छी बात है। और जितने भी ये लीक के मामले हुए हैं, ये इस पर फर्दर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा लाभ होता है कि इसमें नए नए लोग आकर के उसका ये रिस्क लेने से चूकते नहीं हैं। ये मैं बता दूं कि इसमें कोई ऐसा एक या दो ऐसे कोई गैंग नहीं है जो इस तरह काम कर रहे हैं। ये सब बन जाते हैं और हर मामले में हर जगह अलग अलग तरीके से लोग अपना गैंग बना लेते हैं। ये टेक्निकली कॉम्पिटेंट और जानकार लोग संख्या में बहुत ज़्यादा हो गए हैं अब जो है, और वो बैठ करके ये खुराफात करते हैं। जैसा आप देखते हैं ज़्यादातर लोग जो हैं ऑनलाइन ठगी में लगे रहते हैं। मेरे पास ही कम से कम महीने में 2-3 बार फोन आ जाते हैं इस तरह के। तो ये चीज़ है, और इसमें कुछ जैसा मैंने बताया गुजरात और उड़ीसा ने इसमें काफ़ी काम किया है, उन्होंने काफ़ी इसको रिकॉर्ड में लिया है चीज़ों को। उत्तर प्रदेश में भी एसटीएफ ने नकल कराने के और पेपर लीक कराने के तमाम तरीकों को खोला है, निकाला है सामने। तो इन सभी को लूप होल को बंद करने का काम मिल करके किया जाना चाहिए, और इसमें काफ़ी हद तक सफलता मिल सकती है अगर सारे राज्यों को साथ में लेकर के ये काम किया जाए इसमें। तो मेरे ख्याल में सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को भी इसमें इनिशिएटिव लेकर के और एक कमेटी बना के सारे स्टेट्स का अध्ययन करके, और इसको फर्दर कोई ऐसी बात ना हो तो उसके लिए एक योजना बनानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। चंचल यादव बहुत धन्यवाद, सुलखान सिंह साहब आपका धन्यवाद, कर्नल जाहिद सिद्दीकी साहब बहुत धन्यवाद, सुरेश सिंह आपका भी धन्यवाद, और राजेंद्र तिवारी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत आभार कर रहा हूँ दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत ही अनुभवी पुलिस अफसर रहे पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के सुलखान सिंह साहब ने इस मंथन के कार्यक्रम में अंतिम जो उनकी टिप्पणी है वही वास्तव में एक कार्य योजना है। पेपर लीक, वो पेपर लीक चाहे किसी परीक्षा का जो प्रतियोगी परीक्षा है, चाहे वो नौकरी वाली हो और चाहे पढ़ाई वाली हो, एक इस वक्त महसूस किया जा रहा है बतौर या बकौल सुलखान सिंह साहब कि पूरे देश में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए पुलिस अफसरों के बीच, राज्यों के बीच। उसकी अगुवाई चाहे यूपी करे, चाहे अन्य राज्य करें, या कोई सेंट्रल से ऐसा व्यक्ति एक कोऑर्डिनेटर टाइप बन जाए, अनुभवी व्यक्ति, और पूरे देश में इस तरीके का एक अभियान चलाया जाए। तो इससे ये संभव है कि ये परीक्षाएं सुचितापूर्ण होंगी और इन बच्चों को सड़क में झंडा लेकर प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा, इन बच्चों को अपनी जान नहीं देनी पड़ेगी। बहुत दुखद है, एक बच्ची ने नीट के चक्कर में अपने प्राण दे दिए। मैं बच्चों से अपील करूंगा कि आप बहादुर हैं, हिम्मत वाले हैं, आप इस तरीके की बातों को सोचिए भी मत, आप हिम्मत करिए, लड़िए, सफलता मिलेगी। हमारे जैसे बहुत सारे लोग आपके साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।